नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रेकमेंड किया गया है कि टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, यानी वर्ल्ड में वो यूनिवर्सिटीज़ जिनकी रैंकिंग टॉप 100 में आती हैं, उनको अलाउ किया जाए इंडिया में कैंपस ओपन करने के लिए, इंडिया में ऑपरेट करने के लिए। इस रिकमेंडेशन पे काफ़ी सारी चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा में कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिसिंग है। राइटर उन्हीं एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं इस आर्टिकल में। राइटर कहते हैं आईबीसीज यानी इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस, मतलब यूनिवर्सिटी का एक यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो दूसरे देश में है तो उसे आप कह सकते हो इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस। तो राइटर ये कहते हैं, देखो हमारे देश में जब बात होती है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया जाए इंडिया में ऑपरेट करने के लिए, तो एक ही मॉडल पर चर्चा होती है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करें और वो कैंपस जो हो पूरी तरह से सेल्फ फंडेड हो। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पर पैसों का कोर्स लॉन्च करें और जो रेवेन्यू उनको प्राप्त हो उससे वो अपना खर्चा चलाएं। बट देखो और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस इंडिया में इस्टेब्लिश होता है तो उसे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है या फिर फुली भी सपोर्ट किया जा सकता है। या फिर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस जब इंडिया में इस्टेब्लिश होता है तो उसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा सपोर्ट किया जा सकता है। वो कैंपस अपना खर्चा कम करने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है या फिर किसी लोकल पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, किसी लोकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में अपना कैंपस इस्टेब्लिश कर सकता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनकी सहायता से कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में कैंपस इस्टेब्लिश कर सकती है। राइटर के अनुसार काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं और फेलियर भी हैं। तो हमें सक्सेस स्टोरीज और फेलियर दोनों से सीखना होगा। अभी आज के समय में देखो 80 देशों में 300 के आसपास इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं। ज़्यादातर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कैंपस दूसरे देशों में हैं वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और रशिया की हैं। और जिन देशों में सबसे ज़्यादा कैंपसेस हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के, वो देश हैं चाइना, मलेशिया, कतर, सिंगापुर। और देखो हैरानी की बात यह है, इंडिया के भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के कुछ कैंपसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, उज्बेकिस्तान में, सिंगापुर में, नेपाल में और श्रीलंका में। इसके बाद आर्टिकल में एक केस स्टडी डिस्कस की जाती है। देखो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी है, इसका ब्रांच कैंपस इस्टेब्लिश हुआ था साउथ अफ्रीका में 2001 में। 2001 से लेकर 2019 के बीच ये कैंपस ऑपरेट होता रहा। और क्या कुछ हमें सीखने को मिलता है इस कैंपस के ऑपरेशंस से साउथ अफ्रीका में, वो हम जानेंगे। लेकिन पहले जानते हैं 2001 से लेकर 2019 के बीच कैसे मोनाश यूनिवर्सिटी के कैंपस ने ऑपरेट किया साउथ अफ्रीका में। देखो साउथ अफ्रीका का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है कि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ साउथ अफ्रीका में आके ऑपरेट कर सकती हैं एज ए प्राइवेट एंटिटीज़। मतलब उनको साउथ अफ्रीका में रजिस्टर करवाना होगा एज ए कंपनी। हाँ, अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में आती है तो वो यूनिवर्सिटी टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो ऐसी डिग्रीज या फिर डिप्लोमाज दे सकती हैं जिनकी मान्यता तो होगी लेकिन वो यूनिवर्सिटी टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में जाती है, अपना कैंपस इस्टेब्लिश करती है, तो वो कैंपस प्राइवेट एंटिटी के तौर पे यानी कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड होगा और वो कैंपस अपने नाम में यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मोनाश यूनिवर्सिटी का कैंपस जब इस्टेब्लिश हुआ साउथ अफ्रीका में, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ 2001 में और नाम था मोनाश साउथ अफ्रीका यानी MSA। मोनाश वैसे ऑस्ट्रेलिया की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी सरकारी यूनिवर्सिटी है, और अभी वर्ल्ड रैंकिंग में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में आती है। इसका कैंपस चाइना और मलेशिया में भी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में जो कैंपस है। देखो MSA में यानी मोनाश साउथ अफ्रीका कैंपस में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 4000 2018 में, और आधे 4000 में से साउथ अफ्रीका में से थे, बाकी 40% दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज से थे। मोनाश
ऑस्ट्रेलिया ने अपने साउथ अफ्रीका के कैंपस में 130 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए 2013 तक। उसके बाद 2013 के बाद क्या हुआ, मोनास साउथ अफ्रीका का जो कैंपस है उसने एक जॉइंट वेंचर बना लिया यूएसए बेस्ड मेजॉरिटी ओनर लॉरिएट एजुकेशन के साथ 2013 में, यानी एक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर ली 2013 में यूएस बेस्ड मेजॉरिटी ओनर लॉरिएट एजुकेशन कंपनी के साथ में। इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत मोनास यूनिवर्सिटी ने अपने 75% शेयर्स बेच दिए साउथ अफ्रीका के कैंपस के लॉरिएट एजुकेशन कंपनी को। उसके बाद 2018 में क्या हुआ, मोनास और लॉरिएट एजुकेशन कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो ओनरशिप है इस कैंपस की ट्रांसफ़र कर देते हैं एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को, जो कि साउथ अफ्रीका का है। ये एक सब्सिडरी है ADV टेक ग्रुप की। तो नाम है अभी इस कैंपस का इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन MSA, और मोनास यूनिवर्सिटी जो है वो बाहर निकल गई है साउथ अफ्रीका के कैंपस से। तो ये आपको इतना ज़्यादा डिटेल से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। बस एक केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस केस स्टडी से हम लेसन्स क्या सीख सकते हैं। देखो, पहला लेसन तो ये है कि जब कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी दूसरे देश में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करती है तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं ये रिफ्लेक्ट होगा कि ये एक यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अगर इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करती है तो कोई ज़रूरी नहीं कैंपस का नाम फेमस होगा या फिर कैंपस में यूनिवर्सिटी नाम रिफ्लेक्ट होगा या फिर वो कैंपस यूनिवर्सिटी के तौर पे काम करेगा। जैसा कि मोनास यूनिवर्सिटी के साथ था, उन्होंने अपना कैंपस इस्टेब्लिश किया साउथ अफ्रीका में, लेकिन यूनिवर्सिटी टैग का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे। दूसरा लेसन ये देखने को मिलता है कि टॉप 100 में जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो भी दूसरे देश में जब अपना कैंपस इस्टेब्लिश करती हैं तो वो भी लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर सकती हैं मर्जर और एक्विजिशन की सहायता से, यानी किसी लोकल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें मर्ज कर दिया जाए, यानी या फिर उसको मिला लिया जाए अपने कैंपस में या फिर एक्वायर कर लिया जाए। इनकी सहायता से कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी लोकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर भी काम कर सकती है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग पैरिटी। इसका मतलब ये है, देखो मोनास यूनिवर्सिटी जो थी ऑस्ट्रेलिया की थी, ऑस्ट्रेलिया में जो उनके द्वारा कोर्सेज ऑफर किए जाते थे, जैसी क्वालिटी के कोर्सेज ऑफर किए जाते थे वैसी क्वालिटी के कोर्सेज ऑफर करना मुश्किल साबित हो रहा था साउथ अफ्रीका में। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी जब दूसरे देश में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करती है तो क्वालिटी मैच करने में काफ़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक मार्केट डिमांड। डोमेस्टिकली मार्केट की डिमांड अलग अलग होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डिमांड किसी अलग कोर्स की है, इंडिया में डिमांड किसी अलग कोर्स की है, साउथ अफ्रीका में डिमांड किसी अलग कोर्स की है। फाइनली, लिमिटेशंस इन सब्स्टिट्यूटिंग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। जैसे इंडिया में देखो IITs जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस कम होने वाली नहीं है, तो उसी प्रकार से आर्टिकल में कहा जाता है जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अल्टरनेटिव के तौर पे अपने आप को साबित करना आसान नहीं होगा। तो ये 5 लेसन्स हैं जो हम सीख सकते हैं मोनास मॉडल से। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो सरकार के जो ऑब्जेक्टिव है ना कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ब्रांच ओपन करने के लिए अलाउ किया जाए, सरकार के वो ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं। अगर सरकार ने अलाउ भी कर दिया तो वो ऑब्जेक्टिव्स सर्व नहीं होंगे। तो इसलिए अलग अलग जो मॉडल्स हैं जिसके बेस पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में कैंपस इस्टेब्लिश करके ऑपरेट कर सकती हैं, उन मॉडल्स पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है, उन मॉडल्स को भी एक बार कंसीडर करने की आवश्यकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया मोनास यूनिवर्सिटी के मॉडल से संबंधित, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।